Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper and daily editorial analysis. Today at the 3rd of the August 2023 we will discuss editorial of the Hindu. तो आज 3 अगस्त 2023 को हम द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम करंट अफेयर सेक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एडिटोरियल को एनालिसिस करते हैं। एक आर्टिकल है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज। ये इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में एक आर्टिकल आया है। इसको अरुण मायरा ने लिखा, एक राइटर है। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस समय भारत के पास है और भारत का जो है जनरल इलेक्शन भी अगले साल होने वाला है। यानी अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये स्टेज दे रहा है। यानी G20 का जो स्टेज है ये भारत के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और G20 को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका पिक्चर भी हर जगह आता है। इससे जो है भारत को, चूँकि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हम हैं, और इससे भी हमारा आगे जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। आगे इसकी इफ़ेक्ट बढ़ेगी तो इकोनॉमी डेवलप करेगी और हमारी इकोनॉमी और भी बड़ी होगी। इस हिसाब से भी हमारा इम्पोर्टेंस और भी बढ़ने वाला है फ्यूचर में। अगर बात की जाए, विश्व में बहुत सारी समस्याएं इस समय चल रही हैं लगभग 25-30 सालों से, जैसा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों ही चल रहे हैं। अगर देखा जाए रिसेंट में नाइजर में, अफ्रीका में एक कू हुआ है, वहाँ सत्ता का तख्ता पलट हो गया। इससे पहले देखा जाए तो म्यांमार में हुआ और अफ्रीका के ही कई सारे देशों में, एक के बाद 5-6 देशों में वहाँ पे भी सत्ता का तख्ता पलट हुआ, कू हुआ था। इसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान में भी हुआ। फिर भारत चाइना के बीच कभी क्लैश होता है, भारत पाकिस्तान के बीच होता है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच होता है, और रशिया यूक्रेन का युद्ध तो किसी से छिपा ही नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा समय से चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो अगर देखा जाए भारत को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है G20 के माध्यम से कि भारत अपने प्रोग्रेस को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंटरनेशनल रिलेशन को और भी स्ट्रांग कर सकता है। अगर हम बात करें G20 के अलावा एक ग्रुप और है G7 में ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लीड रोल है। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये देश उसके मेंबर हैं। और ये जो है अपने आप को इकोनॉमिक लेवल पर मानते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे हैं, जबकि भारत की बात करें, भारत वर्ल्ड के टॉप 5 में इकोनॉमिक पोजीशन पर है। लेकिन तो ये लोग चाहते हैं कि G20 में कुछ परिवर्तन कर दे। जैसे अमेरिका चाहता है कि रसिया, जिससे उसका पड़ता नहीं है, और चाइना, दोनों से उसका कुछ विवाद चल रहे हैं, तो चाहता है कहीं ये दोनों उससे आगे न निकल जाएं। तो अमेरिका चाह रहा है कि G20 से इन दोनों देशों को अलग कर दिया जाए। और साथ ही साथ अमेरिका का ये भी कहना है कि इंडिया, रसिया, ब्राज़ील, चाइना को हम जो है हम G7 में ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन चाइना को लेकर ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, इंडिया और वो जो है इजराइल, साउथ कोरिया को लेकर के वो एक्टिव एक स्टेटमेंट दिया था। अगर हम बात करें कि चाइना और रसिया को भारत G20 से निकालने की भी बात ही नहीं कर सकता है, इसका कोई सवाल ही नहीं बन सकता है। जबकि भारत इस बात के लिए प्रयास करेगा G20 की प्रेसिडेंसी में कि जो G7 के बाहर भी एक दुनिया है, G7 कंट्री के बात हमको समझें कि G7 के बाहर भी एक दुनिया है और वो 90% ह्यूमनिटी का एजेंडा वहाँ पर सेट किया जाना चाहिए, उसी पर कंसंट्रेशन, फोकस किया जाना चाहिए। गवर्नेंस इज फेसिंग ट्रबल। गवर्नेंस जो है हर देश में बहुत बड़ा ट्रबल बन करके उभरा हुआ है। इस समय विश्व जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से को झेल रहा है, जैसे कि कहीं मिलिट्री वेपन यूज हो रहे हैं और कहीं जो है फाइनेंशियल और ट्रेड वेपन यूज हो रहे हैं। यानी पूरा विश्व जो है एक तरीके से युद्ध क्षेत्र बन गया है। कहीं लोग मिलिट्री से डायरेक्ट लड़ रहे हैं और कहीं कहीं इनडायरेक्टली फाइनेंशियल और ट्रेड बैरियर के माध्यम से लड़ाई हो रही है। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन कलह में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। बहुत सारे लोगों को एक देश छोड़ करके दूसरे देशों में जाना सकता है, कभी कभी ओशन के माध्यम, समुद्र के रास्ते भी जाना होता है, जो उनकी जान के लिए खतरा हो जाता है। अगर हम बात करें भारत के प्रोग्रेस के लिए, तो भारत के इक्विटेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। G20 पर भी इसको फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल इनकम बढ़ाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि देश अमीर हो जाएगा, देश बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग गरीब रह जाएंगे। तो वही हमारे देश की स्थिति है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट अमीर हो रहा है, बिलीनियर जो और अमीर हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता और भी गरीब हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज
जो जनता एक्चुअल में रियलिटी फेस करती है, जो स्टैटिशियन है, जो स्टैटिक सांख्यिकी का आंकड़ा प्रस्तुत कर देते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में लोकल लेवल पर नहीं आते हैं। वो लोकल लेवल का जो कंजप्शन है, उनका बिहेवियर किस तरह है, किस तरीके की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें स्टैटिशियन नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो अपने ऑफिस के बाहर नहीं निकलते हैं, एसी रूम के बाहर वो कभी नहीं निकलते हैं। इस बात पर फोकस है कि हमें यहाँ पर अगर एक ग्रोथ चाहिए तो सस्टेनेबल इक्विटेबल होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ऐसा हो जो सस्टेनेबल ना हो, इक्विटेबल ना हो, तो हो सकता है फ्यूचर में क्रैश कर जाएगा, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। भारत ने G20 के मिशन में अपना उन्होंने थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर के उन्होंने वर्ल्ड लीडर को एक पूरी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि हमारे सिटीजन को इसी आधार पर बढ़ना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर सभी को। अगर बात की जाए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, उसमें 17 जो यूनाइटेड नेशन ने 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं और जिनको कहा गया है कि 2030 तक उसे अचीव भी करना है, लेकिन 2023 चल रहा है, उस पर कोई भी बहुत बड़ा अभी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन रिच कंट्री जो है उस बात को लेकर के कोई इच्छा ही नहीं उनके कोई इक्विटेबल सोल्यूशन को लाया जा सके, और इसीलिए एक के बाद एक एग्रीमेंट हो रहे हैं, कभी पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, कभी कोई क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कोई भी एक्चुअल में वहाँ पर बात बन नहीं रही है। अगर इस DG की बात की जाए, जो 17 गोल रखे गए हैं उसमें से 17 जो है वो एक्चुअल इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हैं। एक तरीके से देखा जाए वो सभी समस्याओं को एक सोल्यूशन देने की ओर अग्रसर होने का एक मैसेज देते हैं। लेकिन जो 17 हैं वो सभी प्रॉब्लम एक्चुअल में सभी देशों में नहीं है। कुछ देश के लिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात किया जाए, जैसे ओशन, अगर ओशन का वाटर लेवल बढ़ेगा तो उससे उन देशों के लिए कोई फ़र्क नहीं है जो लैंड लॉक्ड हैं, जैसे नेपाल है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या यूरोप के कुछ देश जिनका समुद्र से कोई तट ही नहीं है। अगर वहाँ पर समुद्र की वजह से कोई देश डूब रहा हो तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए, कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर इन्वायरमेंट का असर बहुत कम है, जैसे कनाडा और बारबाडोस और कनाडा पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम जो है वो लगभग नहीं दिखता है। तो उनके लिए ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या वर्ल्ड ऑर्डर पर नहीं दिखती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ तो सब सही है। इसी तरह बात की जाए SDG 8 की, जो अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेंट वर्क की बात करता है, तो डिसेंट वर्क तो पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति को, हर देश में मिलना चाहिए। तो इसमें जो है भी देखा जाए तो जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बना दिया गया है, ऑटोमेटिक लाइन खींच दी गई है वर्ल्ड पर। तो जो ग्लोबल नॉर्थ है वो रिच कंट्री है, तो उनके यहाँ भी जो है डिसेंट वर्क लगभग मिल जाता है, जबकि ग्लोबल साउथ में एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के इतना ज़्यादा है कि कोई भी वर्क कंडीशन के बारे में ध्यान नहीं देता, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला रहे, यही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। तो अगर देखा जाए कोई भी कंट्री सभी समस्याओं से नहीं जूझ रहा, लेकिन हाँ कम से कम 7-8 जो ऐसी समस्याएं हैं जो SDG में रिप्रेजेंट की गई हैं उनसे तो जूझ ही रहा है। और ऐसा लगभग 98 मिलियन 9.8 करोड़ जो है ऐसे तरीके हैं जिनको कंबाइन किया जा सकता है, ऐसे वे हैं जो एक प्रॉब्लम बनकर उभर रहे हैं धीरे धीरे। क्लियरली वन ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी कैन नॉट अप्लाई एवरीवेयर। तो कोई भी एक सोल्यूशन वन फिट ऑल जो है, ये कंडीशन तो कहीं लागू नहीं होता। ये चीज़ें कुछ किताबों की हैं, एक एक्चुअल में एक पैरामीटर बना दिए जाते हैं, उस पैरामीटर पर जो सेटिस्फाई करे उसको फॉलो कर ले। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें जनता के जो ग्रोथ है, जनता का जो एस्पिरेशन है, वो वहाँ पर लोकल लेवल पर ही जाके समझा जा सकता है, उसको एक ऑफिस में बैठ करके एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट में एक बात ये सामने आई है कि जो हम GDP लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा देश या हमारा समाज इतना ग्रोथ कर रहा है, वो एक्चुअल में वो 20% ही होता है ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर जो है लोकल और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, कुछ प्रोग्रेस के मॉडल होते हैं, पैरामीटर होते हैं, उन्हीं बेस पर लोकेलिटी में प्रोग्रेस होता है। अदरवाइज GDP के बेस पर केवल 20% ही ग्रोथ है, 80% ग्रोथ तो लोकल और स्पेसिफिक होते हैं। कुछ जो है लोग जो थ्योरी प्रेजेंट करते हैं कि हमें टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अपनाना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉड है, कॉन्सेप्चुअली फ्लॉड है। इसके पीछे का रीज़न ये है
कि किसी भी ऑफिस में मैनेजर बैठ करके, कोई एक्सपर्ट बैठ करके किसी प्रॉब्लम का सलूशन बता सकता है, पर लोकल लेवल पर उसे रिप्रेजेंट करना हो, उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो संभव नहीं होता। जैसे यूनाइटेड स्टेट में 17 SDG गोल बना दिए गए, पर क्या वो अमेरिका के लिए और भारत के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इंडोनेशिया के लिए, रसिया के लिए, चाइना, जापान, ब्राज़ील या न्यूजीलैंड, अफ्रीका के देशों के लिए क्या हर जगह इक्वली वो सॉल्युबल होंगे? क्या वो सूटेबल होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो टॉप डाउन मॉडल है वो सही नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। अगर हम बात करें कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक प्रॉब्लम की जो हमारे लोकल लेवल में क्रिएट होती हैं, उनका सोल्यूशन भी लोकल लेवल पर ही मिल जाएगा। अगर कोऑपरेशन को ध्यान में रखा जाए, कम्युनिटी का कोऑपरेशन हो, तो वहाँ पर जो है इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और सोशल प्रॉब्लम का हल हमको मिल जाएगा। तो लोकल लेवल पर अगर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ऑफिस में बैठ करके कोई नई दिल्ली में या लखनऊ में या शिमला में, मुंबई में, चेन्नई में या किसी स्टेट कैपिटल में बैठ करके कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करता है या यूनाइटेड नेशन में बैठ के कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करता है, तो वो एक्चुअल में संभव नहीं है। उसको लोकल प्रॉब्लम को हम एक अप्रोच दे सकते हैं, एक इनिशिएटिव दे सकते हैं ऑफिस में बैठ करके, लेकिन उसको लोकल ग्राउंड लेवल पर जा करके सॉल्व करने के लिए एक सही तरीका है। भारत ने एक अप्रोच को प्रपोज किया है, LIFE, लाइफ, इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको G20 के लिए भारत ने प्रपोज किया है। इसमें कहा किया गया है कि कोहेरेंट एक्शन एमंगस्ट स्टेक होल्डर एट ऑल लेवल रूटेड इन कलेक्टिव एक्शन अक्रॉस सोसाइटी। उन्होंने कहा कि हमें कलेक्टिव एक्शन लेंगे तो ही कोहेरेंट एक्शन हमको देखने को मिलेगा, और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर जो हैं वो साथ आएँ। अगर बात करें जो इसमें लाइफ जो एक बनाया गया है इनिशिएटिव, इसका प्रिंसिपल 7 क्या कहता है? रिकॉग्नाइज एंड एम्पलीफाई द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो इनका जो लाइफ है उसमें एक प्रिंसिपल बनाया गया, उसमें साफ साफ कहा गया है कि लोकल कम्युनिटी जो है, रीजनल गवर्नमेंट है, ट्रेडिशन नॉलेज है, इन सबको हमें एक्युमुलेट करना चाहिए, उन्हें फिर उसके बाद प्रोलिफरेट करना चाहिए, उनको जो है प्रमोट करना चाहिए, तभी जा कर के हम जो है पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर बात की जाए ऑन लोकल गवर्नेंस पर, तो जो डेमोक्रेसी को क्या कहा गया है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ, फॉर एंड बाय पीपल। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यही प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। हमारे इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, पर पूर्ण स्वराज अभी नहीं मिला है। पूर्ण स्वराज कब मिलेगा? जब उन्होंने कहा कि जब हमें फुल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेंगे सभी सिटीजन को, तब जाकर के पूर्ण स्वराज मिलेगा। अदरवाइज ये गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती हैं, लिप सर्विसेज, ये केवल बहुत बड़ा बड़ा विजन तो दिखा देती हैं, पर उसको अचीव कर नहीं पाती हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने प्रगति मैदान में एक वर्ल्ड क्लास वेन्यू G20 समिट के लिए इनाग्रेशन किया है, लेकिन जो है उस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। और ये भी कहना है कि जो इलेक्शन होते हैं, एक्चुअल में इलेक्शन तो हो जाते हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट भी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि इलेक्शन के बाद लोग हार जाते हैं, नई पार्टी चुनाव में आती है, नए व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो व्यक्ति पावर में एक बार बैठ जाता है उसको फिर जनता की ज़्यादा परवाह नहीं होती है, फिर वो अपने पावर को रिटेन करने के ही बारे में सोचता है। सो प्रेशर टू चेंज एंड न्यू सोल्यूशन मस्ट कम फ्रॉम द पेरिफेरीज ऑफ पावर सिस्टम विथ मूवमेंट ऑन द ग्राउंड इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो उनका जो ये, अगर कोई मूवमेंट ऐसा शुरू हो जो ग्राउंड लेवल पर हो, भारत के लिए और वर्ल्ड लेवल दोनों पर, तभी चेंज आ सकते हैं। वरना अगर पावर के इर्द गिर्द सारा सिस्टम घूमेगा तो कोई गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम स्टेट विजिट टू ए मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप। इसको लिखा है मार्क लिंक स्कॉट और गोपाल नाथूर ने लिखा है। ये लोग कौन है? ये नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो एट द अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया सेंटर से रिलेटेड हैं। इनका जो आर्टिकल है ये एक्चुअली भारत और अमेरिका के रिलेशन पर फोकस करता है, और इस आर्टिकल के माध्यम से लोग कहना चाहते हैं कि भारत ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करके विश्व के बहुत सारे देशों से अपने ट्रेड को इफ़िशिएंट बनाया है, और साथ साथ अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और भी सुधरते जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जून
इसी 22 जून 2023 को 21 जून को प्राइम मिनिस्टर यूएन में के वर्ल्ड योग दिवस पर सम्मिलित हुए थे। 22 जून को उन्होंने स्टेट विजिट किया अमेरिका का। ये उनका पहला स्टेट विजिट था, लेकिन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी विजिट कर चुके हैं और प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी विजिट कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो इसमें जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक काफ़ी ज़्यादा जो है अनएम्बिगुअस डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भारत के साथ काफ़ी ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनर के रूप में भारत को चाहता है। उसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका जो है स्ट्रेटजिक कंपटीशन उसका है चाइना के साथ, इसलिए चाहता है कि भारत उसका एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बने, ट्रेड पार्टनर बने और उसके साथ हमारे रिश्ते को और ज़्यादा इंटेंस किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे कि हम किसी भी सिचुएशन में चाइना से ओवरकम कर सकें। इसके लिए दोनों ही देशों के साथ साथ पूरे विश्व के ऑडियंस ने भी देखा कि जो भारत और अमेरिका के बीच कोऑपरेशन कोलैबोरेशन चल रहे हैं, एक जो है केवल एक ट्रेड में नहीं चल रहे हैं, ये डिफेंस सेक्टर में चल रहे हैं। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सभी फील्ड में भारत का जो है अमेरिका के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अगर बात करें सेंट्रल रोल ऑफ हर ट्रेड की बात करें तो भारत और अमेरिका का ट्रेड जो है 120 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुका है, लेकिन अभी भी जितना पोटेंशियल है दोनों के ट्रेड के बीच में उस पोटेंशियल तक अभी भी हम पहुँचे नहीं। इसका मतलब 120 बिलियन को भी हम क्रॉस कर सकते हैं और 2030 तक 2030 तक ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर तक भारत अमेरिका का ट्रेड हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो भारत के पक्ष में सरप्लस, यानी भारत जो है इम्पोर्ट जितना करता है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज एग्जिबिटिंग ए रिमार्केबल ओपननेस टू नेगोशिएटिंग न्यू ट्रेड रिलेशनशिप। भारत जो है इस समय दुनिया के हर देशों, चाहे भारत का जो है रिश्ता किसी भी देश के साथ धीरे धीरे सुधर रहा है और ट्रेड को नेगोशिएट हम कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। तो इस तरीके का अमेरिका भी चाहता है कि हमारे जो है भारत के साथ और भी ज़्यादा कोऑपरेशन हो जाए, जिससे कि ओवर डिपेंडेंस जो है कुछ अदर चीज़ों पर अमेरिका की घटे, साथ ही साथ भारत के ऊपर ओवर डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली वो घटनी चाहिए। अगर बात की जाए तो भारत ने देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। साथ ही साथ जो है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी नेगोशिएशन कर रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। तो हम जो है डिफरेंट देशों के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। यूएस का अप्रोच क्या है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाहता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें वो काफ़ी बेटर अप्रोच चाहते हैं ट्रेड के लिए, और वो चाहते हैं कि जो है सप्लाई चेन है जो काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाए और वो जो है फ्रेंड शोरिंग कंडीशन क्रिएट हो। जो लेबर लॉ हैं, लेबर राइट हैं, उनको भी वो चाहते हैं प्रायोरिटाइज दिया जाए, यानी लेबर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, साथ ही साथ क्लाइमेट के लिए भी काम किए जाने चाहिए। और ग्लोबल जो है इसी तरह की किसी भी मिस्टेक जो हो रही है ग्लोबल लेवल पर उससे बचने की आवश्यकता है। अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट थी, स्टेट विजिट, उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये था कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे और अमेरिका कुछ चीज़ों को लेकर के करीब ऐसे 6 मामले थे जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में लेकर चला गया था। लेकिन इस विजिट में, इस मीटिंग में उन लोगों ने क्या किया, उसको सारे चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया, 6 के 6 सभी डिस्प्यूट को, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपना केस को वापस लेंगे और आपस में बायलैटरल लेवल पर उसे रिजॉल्व कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि डिस्प्यूट का होना बहुत ही गलत है दो देशों के पॉलिटिकल रिलेशन पर भी। आगे देखा जाए जो भारत अपना प्रोग्रेस दिख रहा है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना भारत ज़्यादा उसमें अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहा है। और भारत ने जो है अमेरिका का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको हम शार्ट में कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, उसमें भी जो है उसके वजह से भी गैप अप कम हो रहे हैं। कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं ट्रेड में, जैसे एग्रीकल्चर, तो उसमें भी भारत सरकार ने कुछ जो है सरप्राइजिंग जो है ग्रेजुअली अपने मार्केट को ओपन किया है। इस क्रम में हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे जो है इंडियन मार्केट को ऑस्ट्रेलिया एक्सेस कर सकता है, जैसे वाइन, वूल और शिप मीट के क्षेत्र में।
और बहुत सारे अन्य क्षेत्र में भी कर सकता है। साथ ही साथ भारत को जो ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑस्ट्रेलिया का मार्केट मिला है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया को जो है आपस में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, अमेरिका की इस पर नज़र है कि हमारे पास भी इस तरह का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि भारत जो है कुछ सामान मैंगोज वगैरह भेजता है और वहाँ से भी कुछ सामान लाता है, तो अमेरिका में इस चीज़ को भी कभी कभी लेकर विवाद लेकर चलता है। जैसे अमेरिका कभी कभी नाराज़गी में भारत से जो मैंगो जाते हैं, आम जाते हैं, उनमें कह देता है कि कुछ ऐसे चीज़ हैं, कीड़े पड़ गए हैं जो खाने योग्य नहीं है और हमारा फल ख़राब हो गया, हम इस पर बैन लगा देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर का मार्केट इंडिया खोल नहीं रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन कर दिया। तो अमेरिका चाहता है इस तरीके का नेगोशिएशन मोदी गवर्नमेंट, मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार की तरफ से करें। विथ ग्रेटर एम्बिशन द often mentioned target of 500 to 600 billion US dollar in the bilateral trade by 2030 can easily be attained and surpassed। तो इस आर्टिकल में कहा गया कि अगर आपस में एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बने तो 500 से 600 बिलियन US डॉलर का ट्रेड एग्रीमेंट हम 2030 तक पूरा कर सकते हैं, और पार्टनरशिप के लिए कोई हमारे पास स्काई लिमिट नहीं है। इसके बाद एक छोटा आर्टिकल है, छोटा जो आर्टिकल होता है उसमें लिखा गया है लीनियर रिग्रेशन। एक्चुअल में देखा जाए 3-4 दिनों से लगातार एक ही चीज़ न्यूज़ में चल रही है, अब जिसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी इसने लिखा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन था उसके जो डायरेक्टर को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, उसके डायरेक्टर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उसी पर ये लोग नाराज़गी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो क्या क्या काम करता है। जैसे NFHS 5 उसका उसने एनालिसिस किया, फीडबैक दिया, और आखिर जो है उसने ये भी बताया था कि कहाँ पर जो हम कहते हैं कि हमारा देश ODF फ्री हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, लेकिन ऐसे भी हैं चीज़ें, 19% ऐसे जगह हैं जहाँ पर नहीं हुआ है। सर्वे में ऐसा पाया गया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है अक्टूबर 2018 में उन्होंने एनालिसिस किया कि जो रूरल सैनिटरी सर्वे किया था उसमें भी ऐसा बहुत सारे इंडिकेटर मिले हैं कि जहाँ पर अभी सैनिटेशन की स्कीम को कंप्लीट अचीव नहीं किया जा सका है। इस तरीके की चीज़ें इसमें कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में उन्होंने कुछ कंसर्न रिप्रेजेंट किया है कि जो भी डाटा मिलते हैं वो एक्चुअल में पूरे सही से नहीं है। पीरियडिक लेबर फोर्स के बारे में कहा गया कि जो डाटा कलेक्ट, इसका मतलब साफ है, इनका कहना है उसे हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि सेंसस गवर्नमेंट नहीं करा रही है, जनसंख्या नहीं करा रही है, उसमें देरी करी। ये सही बात है कि डिसेनियल दशकीय सेंसस जो है जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या की जनगणना होती है, वो कराई जानी चाहिए। आगे है कू इन नाइजर पश्चिम अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है जहाँ के राष्ट्रपति को हटा करके वहाँ के जनरल ने स्वयं को जो है अपने शासन सत्ता में स्थापित कर दिया है। ऐसा 26 जुलाई को हुआ है। तो बैजोम जो है वहाँ के राष्ट्रपति थे, मोहम्मद बैजोम, उनको उसने हटा दिया है। इसके में सबसे बड़ी बात ये लिखी गई है कि पूरे अफ्रीका में हम देखते हैं कि जो साहेल रीजन है, साहेल रीजन जो सहारा का रीजन है, वही साहेल रीजन है जो कि एक्चुअली मरुस्थल है, और लेकिन वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो नेसेंट डेमोक्रेसी के कंडीशन में था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद के बाद ऐसा लग रहा था कि वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित हो गई है और वहाँ पर इलेक्शन हुए थे। लेकिन अब चूँकि अचानक में जो है साहेल रीजन के इस देश में फिर से एक कू हो गया है, एक तख्ता पलट हो गया, जिससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अभी जो धीरे धीरे शुरू हो रहा था, चल रहा था, वो अभी वहाँ पर सफल नहीं है, क्योंकि वो नाइजर जो है फ्रांस का एक कॉलोनी था जो कि 1960 में आज़ाद हुआ था। आगे देखा जाए, सेक्शन ऑफ द मिलिट्री वेयर फ्रस्ट्रेटेड विद द स्प्रेड ऑफ इंसर्जेंसी इन साउथ एंड अनहैप्पी विथ हिज ओवर रिलायंस ऑन फ्रांस। वहाँ का मिलिट्री का कहना है कि हमारी गवर्नमेंट जो है फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे थे कि हम जो है फ्रांस के ऊपर क्यों इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री पावर को, इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू किया, और ऐसा आया कि उन्हें प्रेसिडेंट को ही हटा दिया। तो फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों ही जो है इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा उस देश में रहता है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान हैं। आगे आर्टिकल में कहा गया है, इन नाइजर सपोर्टर ऑफ द कू स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन इन द कैपिटल निमे होल्डिंग रशियन फ्लैग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द आस्टर ऑफ फ्रेंच ट्रूप। एक मामला यहाँ पर है, एक्चुअल में जो वैगनर ग्रुप है
एक रसिया में, जो कि यूक्रेन में लड़ रहा है रसिया की तरफ से, उससे इनकी कुछ मिलिट्री की नज़दीकियाँ हैं। वो चाहते हैं मिलिट्री कि यहाँ पर रसिया का जो है इम्पोर्टेंस हो देश में, अब फ्रेंच अमेरिका का ना हो। तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन मिल करके रसिया के खिलाफ़ हैं, और ये जो है रसिया के लोग पक्ष में हैं। इसलिए यहाँ पर ये और देखा गया है कि जो कुछ सपोर्टर हैं, जो मिलिट्री के पर्सन हैं, उनका कहना है कि अमेरिका और फ्रांस क्यों हमारे साथ, जबकि हमारा दोस्त तो रसिया है, तो हम इन जैसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे और हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो बात करें फ्रांस की, जो है फ्रांस एंड द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट ए रीजनल ग्रुपिंग हैव इट्स issued a ultimatum to the Putschist to restore प्रेसिडेंट बेजूम। वहाँ के कुछ लोग, फ्रांस का कहना है, जो इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, जैसा कि उन्होंने देखा वेस्टर्न कंट्री ने उस पर, नाइजीरिया पर संक्शन लगा दिए, कि किसी भी संक्शन नहीं लगाए, उन्होंने कहा किसी तरह का अब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट है उनको वापस लाना चाहिए उस पद पर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस एंड फ्रांस विच स्टिल है इन्फ्लुएंस इन नाइजर शुड पुश फॉर टॉक बिटवीन द जनरल एंड द प्रेसिडेंसी। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि जनरल और प्रेसिडेंट के बीच में एक बातचीत स्थापित करें, एक एमिकेबल सौहार्दपूर्ण जो है संबंध बनाए, सेटलमेंट करवा दें और डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। इसके लिए हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन तो जल्द पिछले साल हुए हैं, इसे तुरंत इलेक्शन कराना सही नहीं, लेकिन हाँ उनके बीच में एक सेटलमेंट कराया जा सकता है। तो ये था जो है आज का एडिटोरियल, और इस एडिटोरियल को जो है हमें स्टॉप करते हैं। करंट अफेयर का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।